Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिलायबिलिटी एंड अनदर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वैलिडिटी. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं रिलायबिलिटी क्या होती है. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिलायबिलिटी होती क्या है. रिलायबिलिटी मीन्स कि ट्रस्टवर्दी. किसी भी टेस्ट को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि तो वो रिलायबल है या नहीं, ये टेस्ट किया जाता है उससे पहले. तो हम किस तरीके से उसके मेथड को यूज़ करते हैं, कैसे हम जानते हैं कि कौन सा टेस्ट रिलायबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. तो जो आइडिया है बिहाइंड रिलायबिलिटी इज़ दैट एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट मस्ट बी रिपीटेबल. कोई भी रिज़ल्ट हो वो रिपीटेबल अगर है, अगर आप एक बार टेस्ट करते हैं, 2 बार टेस्ट करते हैं और सेम रिज़ल्ट आता है, दैट मीन्स कि वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है. जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है द कंसिस्टेंसी ऑफ योर मेजरमेंट. अगर एक ही रिज़ल्ट आता है, पहली बार टेस्ट करने पर मान लीजिए 10 आया, सेकंड पे भी 10 आया और थर्ड पे भी 10 आया, दैट मीन्स कि वो टेस्ट क्या है, रिलायबल है. बट अगर आप द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द सेम वे ईच टाइम, अगर हम सेम वे भी यूज़ कर रहे हैं, सेम कंडीशन के साथ, सब्जेक्ट के साथ, तो वो भी क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, रिलायबल होता है. जैसे कि यहाँ कंसिस्टेंसी की बात आई कि एक के बाद एक ही तरह का आया, लेकिन जो हमारा जिस सेम वे है, सेम कंडीशन है, उस पे भी अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर उस टेस्ट को करते हैं तो हमारा वो टेस्ट क्या होता है, अगर रिज़ल्ट सेम आया तो हमारा टेस्ट क्या होता है, रिलायबल होता है. ठीक है. अब जो मेथड्स हैं, कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए. तो 2 तरीके के मेथड्स बताए गए हैं. एक तो है एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर और सेकंड है इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर. तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर क्या है. तो हम टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो और उन दोनों के बीच में, उन दोनों का जो फाइंडिंग है, जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसकी जो फाइंडिंग है, उसके बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर होता है. ठीक है. तो इसमें कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं. एक मेथड है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. ठीक है. और सेकंड है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी. तो फर्स्ट टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं. जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेथड है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट इज बाय रिपीटिंग द सेम टेस्ट ऑन सेम सैंपल ऑन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स. ठीक है. मीन्स कि हम एक ही टेस्ट को कई बार यूज़ करते हैं, मतलब कई बार हम टेस्ट करते हैं एक सैंपल पे. ठीक है. एक ही टेस्ट को कई बार हम टेस्ट करते हैं एक ही सैंपल पे. बट हमारा क्या, टाइम जो डिफरेंट टाइम होता है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में. एक मैंने अभी ले लिया तो एक टेस्ट हम लेंगे 10 मिनट्स बाद और सेकंड लेंगे 15 मिनट्स बाद. तो ये जो तीनों, तो जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हम टेस्ट को करेंगे, जो कंपैरिजन हम करेंगे, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो दैट मीन्स कि वो टेस्ट क्या है, रिलायबल है. टेस्ट रीटेस्ट का मतलब ही यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही टेस्ट को बार बार करना, वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में और फिर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है. बट इस टेस्ट को करने की जब हम करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी बताई गई हैं, जैसे मेमोरी इफ़ेक्ट, कैरी ओवर इफ़ेक्ट. ठीक है. प्रैक्टिस इफ़ेक्ट या एब्सेंस. तो हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि क्या लिमिटेशन है इसकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की. तो जो मेमोरी इफ़ेक्ट होता है कि अगर हम एक ही टेस्ट को बार बार करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारी मेमोरीज में सेव हो जाते हैं. शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपने पढ़ा ही होगा. तो क्या होता है कि इससे हमारे जो रिज़ल्ट आते हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है.
अगर मान लीजिए पहली बार में 10 आया तो सेकंड टाइम में 15 आ सकता है और 20 आ सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में रह जाएंगे और वो धीरे धीरे क्या होंगे, नंबर्स हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। प्रैक्टिस इफेक्ट ये भी सेम है कि जितनी बार, जैसे कि मैंने बताया कि मेमोरी में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो अगर प्रैक्टिस पर्सन करता है, सब्जेक्ट करता है, तो उसके जो रिजल्ट होंगे उस पर वो भी इफ़ेक्ट करेगा। एब्सेंस, कोई भी पर्सन एक ही टेस्ट को बार बार नहीं दे सकता है, तो मे बी उसने एक बार दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार में वो एब्सेंस हो जाता है, ठीक है, रीटेस्ट नहीं देता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस हो सकती हैं इस टेस्ट की, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। इस टेस्ट को वेरियस नेम से जाना जाता है, जैसे अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है, और इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबल फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है। तो इनके जो कंपैरिजन मीन्स कि एक टेस्ट को, अभी हम इसको अच्छे से देख लेते हैं कि एक एट्रीब्यूट्स को, एक कैरेक्टरिस्टिक को, जैसे कि पर्सनालिटी मान लीजिए, ठीक है, इसको मेज़र करने के लिए हम दो टेस्ट बनाते हैं। द टू फॉर्म्स यूज डिफरेंट आइटम्स, आइटम्स दोनों के डिफरेंट हैं, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, एक ही एट्रीब्यूट्स को मेज़र करने के लिए इन दोनों टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर इन दोनों टेस्ट के रिज़ल्ट कंपेयर किए जाएं, तो अगर हमारा रिज़ल्ट सेम आता है तो दैट मीन्स वो टेस्ट क्या है, रिलायबल है। ओके, अब इसे पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी क्यों कहा गया है, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट्स को मेज़र करने के लिए दो पैरेलल टेस्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं मेज़र करने के लिए। बट इसमें एक रूल्स यूज़ होता है, जो कि आपने सेलेक्ट आइटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी लेवल आर द सेम। दोनों टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, वो सेम होना चाहिए। तभी आप अगर दोनों के परफॉर्मेंस में देखेंगे तो कंपैरिजन आप करेंगे तो मे बी सेम भी हो सकता है और मे बी नहीं भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है उसके रिजल्ट पे जो आप कंपैरिजन करेंगे। अगर सेम आता है तो वो रिलायबल है, अगर नहीं आता है तो वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। बट इस रिलायबिलिटी, इस मेथड को जब हम मेज़र करते हैं तो हम द पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ करते हैं। उसका जो मेथड है वो यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी को है या नहीं रिलायबल ये टेस्ट, उसको हम रिज़ल्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके थ्रू हम ये जानते हैं कि वो टेस्ट रिलायबल है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर पे। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में क्या है कि मेजर आइटम्स मेजरिंग सेम फिनोमिना शुड प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट। एक ही टेस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको कंपैरिजन करके हम देखते हैं कि टेस्ट रिलायबल है या नहीं है। हमने एक्सटर्नल में क्या किया, दो टेस्ट लिए अलग अलग एक ही एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए, फिर उन दोनों के रिजल्ट में हमने कंपैरिजन किया और फिर ये जाना कि वो रिलायबल है या नहीं है टेस्ट। बट इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में हमने क्या किया, एक ही टेस्ट के, तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया इसको और फिर कंपैरिजन किया कि तब उनके रिजल्ट्स में, और उसके बाद हम उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है, रिलायबल है कि नहीं है। ये हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर में होता है। तो इसमें 3 तरीके के मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें है एक स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, सेकंड है कडर रिचर्डसन एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी, एंड थर्ड है क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इसको नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं
बट इसमें डिवाइड कैसे होता है, रैंडमली डिवाइड किया जाता है। ऐसे नहीं है कि अगर 5 क्वेश्चन इसमें लिए और 5 क्वेश्चन इसमें लिए, नहीं। क्या होता है कि इसमें 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसमें क्या है 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, या 8 भी आ सकता है। अब कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें आप रैंडमली इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, मेज़र करते हैं उन टू टेस्ट पे, जो ऑन सैम्पल ऑफ पीपल, एंड टोटल स्कोर्स आर कैलकुलेटेड फॉर ईच रैंडमली डिवाइडेड हाफ। द स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इज देन द सिंपली द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू स्कोर्स, ठीक है। इन दोनों जो स्कोर्स आपके आएंगे इन दोनों टेस्ट को करने के बाद, तो फिर हम उसके स्कोर्स के बीच का कोरिलेशन निकालते हैं, जिसके थ्रू हम ये जानते हैं कि ये टेस्ट रिलायबल है कि नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है इस अप्रोच में, कि अगर मान लीजिए कि एक टेस्ट थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट है, तो उसमें स्कोर तो वैसे भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जो स्कोर जो जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं उसका स्कोर हाई हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए एक फॉर्मूला बताया है, स्पीयर्समैन ब्राउन्स फार्मूला, जो कि इसमें यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये फार्मूला है, इसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो आर एच और एच है, ये कोरिलेशन बिटवीन टू हाफ्स, ठीक है, जो डिवाइड किए गए हैं आपके क्वेश्चंस, उसके जो स्कोर आएंगे उनके बीच का कोरिलेशन बताएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपने टेस्ट को रिलायबल बना सकते हैं, या रिलायबल मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कटर रिचर्डसन एस्टीमेट ऑफ रिलायबिलिटी। ये जो टेस्ट है इंटरनल कंसिस्टेंसी का, इसके हेल्प से कटर रिचर्डसन फार्मूला नंबर 20 है, ठीक है। ये जो टेस्ट है इसको इन्वेंट किया था कटर रिचर्डसन ने, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे फार्मूला क्रिएट किए, जिसमें से जो 20th नंबर का फार्मूला था वो ये है, जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा फॉर मेजर रिलायबिलिटी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे KR 20 मतलब 20th फार्मूला है। एन रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ स्कोर ऑन द टोटल टेस्ट, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक एग्जाम्पल क्या, मैं एक तरीके से समझा देती हूँ। ये पॉपुलेशन और सैंपल पे आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, दोनों के अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग फॉर्मूला है इन दोनों का, वेरिएंस का। तो उसको अप्लाई करने के बाद जब आप वेरिएंस निकालेंगे ना, तो वो आपको यहाँ पर स्कोर यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। और फिर पी का मतलब है जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं उसका। और फिर क्यू का हो गया द प्रोपोर्शन ऑफ एग्जामिन गेटिंग ईच आइटम रॉन्ग, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला 20 इज एन इंडेक्स ऑफ रिलायबिलिटी दैट इज रिलेवेंट टू स्पेशल केस वेयर ईच टेस्ट आइटम इज स्कोर्ड 0 और 1, ठीक है। जैसे राइट और रॉन्ग के लिए आप अपना वो कर सकते हैं, 1 0 या 0 और 1, ठीक है। स्कोर जो है वो नंबरिंग के थ्रू देंगे। तो इस तरीके से आप अपने टेस्ट की रिलायबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं क्रॉनबेक्स अल्फ़ा पे, ठीक है। इसमें आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इसको वैसे प्रपोज किया था कॉर्नबेक ने इन 51 में, और भी इनके अदर्स elaborated by others के, नोविक एंड लेविस, कैशर एंड माइकल, इन लोगों ने भी किया था इसको कोफिशिएंट्स अल्फा। उन्होंने फिर ये फॉर्मूला दिया
जिसके थ्रू आप अपने टेस्ट की रिलायबिलिटी को जो टेस्ट है वो रिलायबल है या नहीं उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर ए है इस कोफिशिएंट अल्फ़ा, एन इज़ नंबर ऑफ आइटम्स, और ये है द वेरिएंस ऑफ वन आइटम, और सिग्मा है सम ऑफ वेरिएंस ऑफ ऑल आइटम्स एंड वेरिएंस ऑफ द टोटल स्कोर्स। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी जो हम करेंगे मेज़र एस्टिमेट की जाती है वो 0.00 एंड 1.00 एक। तो जो रिलायबिलिटी है वो किस तरीके से आप किस मेथड से यूज़ करेंगे उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया, कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।